तो सॉलिड स्टेट का जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो तो खैर हम लोग कवर कर ही चुके हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट इन द सेंस जितनी भी थ्योरी क्लासेस थी, है ना, तुम्हें अभी ये पता है कि रेडियस और ए के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तुम्हें ये पता है कि पैकिंग इफ़िशेंसी क्या होती है। तो इनडायरेक्टली आपको अभी सॉलिड स्टेट का पूरा बेसिक्स पता है, जो कि बोर्ड्स लेवल के लिए था। बट अगर तुम मेंस का भी एग्ज़ाम दोगे तो उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, कौन से होंगे, किस तरीके के पूछे जाएंगे, उसके ऊपर हम लोग आज बातचीत करेंगे। डन। वैसे तो ये चैप्टर बहुत सारा थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाला काम बहुत ही खैर कम है, बट स्टिल जितना भी है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है, ताकि अगर उनसे रिलेटेड सवाल आते हैं तो किस तरीके से तुम लोगों को आगे बढ़ना है ये पता होना चाहिए। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में हमको बातचीत करनी है बिसाइड्स बोर्ड्स वन। बोर्ड्स वाला तो इतना पढ़ लिया तो हमें लगता है कि अरे इतना सारा सॉलिड स्टेट पढ़ लिया अब तो बचा ही क्या होगा। तो खैर बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं, तो जो चीज़ें बाकी हैं उनको अब हम लोग एक 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 करके कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, हम लोगों ने जब सॉलिड स्टेट पढ़ा था, या फिर मान लेते हैं अभी सॉलिड स्टेट अगर पढ़ भी रहे हो, तो हमने वहाँ पे डेंसिटी का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, है ना। वैसे तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था बट स्टिल मैंने तुमसे ये चीज़ कही थी कि उस फॉर्मूले को याद रखना, और मैंने ये भी कहा था कि वो जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने उस वक्त तुम लोगों को ऑलरेडी बताया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली अभी हमको उसी सेम फॉर्मूले का यूज़ करना है। डेरिवेशन क्या है उस फॉर्मूले का, कहाँ से आया वो फॉर्मूला, कैसे डिराइव किया, ये मैं ऑलरेडी पुरानी क्लास में बता चुकी हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है कि फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक दे देंगे, वो अपना वहाँ जाकर चेकआउट कर सकता है, जिसको नहीं पता हो वो। खैर जिनको पता है उन लोगों के रिस्पेक्ट में बातचीत करते हैं। तो अभी पहले फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो डेंसिटी को हम लोग रो सिंबल से इंडिकेट करेंगे, तो ये हो गया रो। रो इज इक्वल्स टू, बताओ फॉर्मूला क्या है, ये तुमको याद होना चाहिए कि रो इक्वल्स टू क्या। तो रो इक्वल्स टू में अगर तुम आओगे तो सबसे पहली चीज़ दो, न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा। चलो बढ़िया है, डिनोमिनेटर में आपको वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम किसका, सबसे पहला सवाल, क्योंकि सॉलिड स्टेट अगर तुमने अभी तक इतनी पढ़ी है तो तुमको इतना तो पता होगा कि यहाँ पे दो टाइप के वॉल्यूम्स के साथ हम यूजुअली डील करते हैं। एक होता है यूनिट सेल का वॉल्यूम, है ना, और एक होता है एटम्स का वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे कौन से वाले वॉल्यूम्स के बारे में बात कर रहे हो वो आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो ये वी फॉर वॉल्यूम है, ये बेसिकली आप लोगों का वॉल्यूम होता है किसका, यूनिट सेल का, ना कि उसके एटम का। तो ऑब्वियस है कि जो डेंसिटी आएगी वो डेंसिटी भी किसकी होगी, यूनिट सेल की ही होगी, क्योंकि अगर आप लोग का वॉल्यूम किसका निकाल रहे हो, न्यूमेरिक, अगर आप वॉल्यूम यूनिट सेल का निकाल रहे हो तो जो वॉल्यूम आएगा वो भी यूनिट सेल का होगा, ठीक है। इसके बाजू में जो मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ होती है दैट इज़ बेसिकली एन ए को तो खैर पूरी दुनिया पहचानती है, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर, ओके। ऊपर न्यूमरेटर में होता है मोलर मास, मतलब हो सकता है मोलर मास हो सकता है एटॉमिक मास हो। जैसे कल को कोई तुमसे ये पूछ ले एल्यूमिनियम मेटल, तो ऑब्वियस है कि एल्यूमिनियम मेटल के केस में हम लोग एटॉमिक मास जैसा वर्ड का यूज़ करेंगे ना कि मोलर मास, बट फिर भी मैं मोलर मास ही लिख रही हूँ, वो वहाँ पे मोलर मास भी हो सकता है और एटॉमिक मास भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे होता है जेड। जेड के बारे में तो तुमको बातचीत पता ही है। देखो अगर कोई ऐसा है जिसको वो प्रीवियस सॉलिड स्टेट की क्लासेस का कुछ पता नहीं है, तो वो अगर अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मान के चलते हैं, तो यार उसके दिमाग के ऊपर से जा रही होंगी सारी चीज़ें। लेकिन मेरी क्लास में अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कैसे बैकलॉग रह जाता है। खैर, तो अभी अगर बैकलॉग नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और तुमको ये बनना चाहिए। अब इसमें क्या होता है,
ऊपर का जो फॉर्मूला आपके पास है उसमें आपको टोटल 4 क्वांटिटीज वेरिएबल है, डेंसिटी, जेड, मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम। 4 में से कोई 3 क्वांटिटी आपको दे देता है, ठीक है, और आपको जो क्या कहते हैं चौथी क्वांटिटी है वो ढूंढनी पड़ती है। बस यही इसकी कहानी है, और इसकी कहानी कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें एक वेरिएशन तुमको और देखने को मिल सकता है, वो ये कि जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का, अब जैसे हम लोगों ने अपने एंटायर चैप्टर में क्या मान के चल के रखा है, हमने ये मान के चला है कि हम लोगों का जो एंटायर चैप्टर है, इस एंटायर चैप्टर में जो यूनिट सेल है वो एक क्यूबिक यूनिट सेल है ना, कि वो क्यूब शेप्ड है। अगर वो एक क्यूब शेप्ड है तो ऐसे केस में उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, उसका वॉल्यूम ए क्यूब के बराबर होगा। यानी कि वॉल्यूम आपको कभी भी डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको उस यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो दी हुई होगी, ए बी सी डी वॉट एवर, और उस पर्टिकुलर एज लेंथ को जब आप वहाँ पे ए क्यूब करोगे तो वॉल्यूम आएगा। बट कई बार पता है वो मस्ती करता है हमारे साथ, है ना, वो हमारे साथ कई बार क्या करता है, मस्ती करता है। वो मस्ती इस तरीके से करता है कि आपको एज लेंथ ए की वैल्यू डायरेक्टली नहीं देता, ठीक है, वो एज लेंथ ए की वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं देता, आपके साथ ज़बरदस्ती के उसको हुतुतु करने में आती है मज़ा। जैसे अगर वो आपको कह देगा कि मेरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक के लिए ए बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ए इक्वल टू 2r के बराबर हो जाएगा, राइट। कई बार वो आपको ये कह दे देगा कि मेरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो एफसीसी को फॉलो करता है। अगर आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी को फॉलो करेगा तो उसके लिए तुम्हारे आर और ए के बीच का रिलेशनशिप कुछ अलग हो जाएगा। अगर तुम्हारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी वाले को फॉलो करता है तो उसके लिए आर और ए का रिलेशनशिप अलग हो जाएगा। जैसे बीसीसी के लिए आर और ए का रिलेशनशिप क्या होता है, 4r इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ ए, और एफसीसी के लिए क्या होता है, 4r इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ ए। तो वो तुम्हें डायरेक्टली ए ना देते हुए आर देगा, और फिर तुमको वहाँ से वॉल्यूम निकाल के ऊपर पुट करना पड़ेगा। तो अगर आप डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं ये मान के चलती हूँ कि तुमको प्रीवियस सॉलिड स्टेट की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तभी तुमको ये सारी बातचीत अभी समझेगी, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन में मूव आउट करते हैं जल्दी से। क्या बोला गया है, टिटैनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, जानते हैं हम लोग। स्कैंडियम के बाद एटॉमिक नंबर अगर मैं 22 की बात करूँ, ठीक है, तो वो होता है आपका टिटैनियम। तो स्कैंडियम के टिटैनियम के बारे में ये बोला गया है कि उसका जो क्रिस्टल लैटिस है वो कौन सा वाला अरेंजमेंट करता है, वो बीसीसी अरेंजमेंट करता है, ठीक है। अच्छा, बढ़िया है। और वहाँ पे उसने एटम, जो मतलब उस टिटैनियम के क्रिस्टल लैटिस के अंदर में जो एटम है उसका आपको रेडियस दिया है 142 पिकोमीटर, ओके। अब आपको यहाँ से एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है टिटैनियम का। जैसे कि मैंने कहा था क्वेश्चन में मोलर मास भी ले सकते हो और एटॉमिक वेट भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा इस बात पर कि वो एटम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या फिर वो आपके मॉलिक्यूलर मास का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, डिपेंड करता है कि क्या है। खैर, यहाँ पे डेंसिटी आपको दी हुई है 16.6 ग्राम पर ml। अच्छा, और उसके अलावा ठीक है, एक और चीज़ पूछ रहा है वो तुमसे, ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ऑल्सो डिटरमाइन नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन अ 5 ml ब्लॉक ऑफ टिटैनियम। अच्छा, ml नहीं लिखना चाहिए, 5 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम उसने दे दिया है कि अगर आपके पास इतना टिटैनियम मेटल का ब्लॉक होगा तो उसके अंदर बताइए कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे। एंड इवन हम लोगों ने पता है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का तक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। खैर, एक एक करके बातचीत करते जाते हैं, तुम्हें भी समझ में आता जाएगा कि अच्छा क्या है, कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या इन्फॉर्मेशन निकालोगे, आपको बीसीसी के बारे में बातचीत की जा रही है, तो अगर बातचीत बीसीसी के बारे में की जा रही है तो कुछ जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। वो ये कि 4r इज इक्वल्स टू √3a है, यानी कि अगर कोई मुझसे a की वैल्यू पूछेगा
सो दैट इज गोइंग टू बी 4√3/3, ठीक है, ओके। और यहाँ पे r, मैंने रैशनलाइजेशन वगैरह पूरा कर लिया, उसके बाद मैं तुम्हें बता रही हूँ। कोई मुझसे अगर a³ की वैल्यू पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी, 16 × 3 48, ठीक है, अपॉन 3 का क्यूब दैट वुड बी 27, और यहाँ पे r³। 48 और 27 को अगर हम कैंसिल आउट करें, ठीक है, तो हो जाएगा 3 के टेबल से। अच्छा ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा, और उसके बाद 3 6 ज़ा 18, और 3 9 ज़ा, तो ये आ जाएगा आपका a³, किसका, आपके r³ के टर्म्स में फॉर द केस ऑफ BCC। इतना तो पता होना ही चाहिए, और वो हमको लेट से पता भी है। अच्छा, BCC के Z के बारे में आपका क्या कहना है? तो BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी उसमें आप लोगों के पास क्या होता है, एक एटम बॉडी के सेंटर में होता है प्लस 8 एटम्स कॉर्नर में होते हैं। मेरे हिसाब से अब तक तो तुमको ये वाली कैलकुलेशन रट गई होगी कि कैसे की जाती है ये वाली कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तो ये Z की वैल्यू आ गई। अब मुझे एक बात करनी है डेंसिटी के फॉर्मूले में एटॉमिक मास निकालने की। तो डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, दैट इज 16.6 ग्राम पर ml। अच्छा चलो ठीक है, डेंसिटी 16.6 ग्राम पर ml है, इनटू मतलब इक्वल टू में क्या होता है, Z मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। तो Z की वैल्यू 2 है, एटॉमिक मास तो खैर मुझे ढूंढना है तो ढूंढ लेंगे। अब देखो वो जो एटॉमिक मास है या जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है वो ग्राम में आता है, ये तो आप मानते हो। तो डेंसिटी का भी ग्राम में होना ज़रूरी था, जो कि पहले से है। डिवाइड बाय क्या होता है, Na। तो Na की जगह वो आ गया हमारा 6.022 × 10⁻23। अच्छा, बात आती है वॉल्यूम की। तो अब देखो वॉल्यूम क्या है, मैं पहले ही डिराइव कर चुकी हूँ, 16/9 टाइम्स ऑफ मतलब कितना, r³। r इस क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 142 पिकोमीटर। अब देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट से एक ही जगह गलती होती है, यूनिट कन्वर्जन नहीं करने में। वो कई बार क्या करते हैं कि वो लोग जो उनका आर होता है उसकी जगह वो एज इट इज़ 142 पुट कर देते हैं। ऐसा मत करना। क्या वो 142 के साथ जो पिकोमीटर है क्या वो मेरी ऐसा ही यूनिट है, नहीं। तो फिर क्या जो तुम कर रहे हो वो सही है, नहीं। अच्छा, अब इसमें भी कई लोगों को जोश जोश में पता है वो क्या गलती करते हैं, मिस्टेक सुनो। हम अच्छे से जानते हैं कि 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, राइट। तो अगर आप उनको 142 पिकोमीटर दिए हो, वो अपना आंसर आर में क्या लिख देते हैं, 142 × 10⁻⁻12 मीटर और फिर क्यूब। उनको लगता है वाह हमने तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, बट प्लीज़ फोकस, ये डेंसिटी आपको ग्राम पर ml में दी है। ग्राम पर ml का मतलब एक तरीके से हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, यही तो होता है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। इसका मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो अभी आप जो इसको कन्वर्ट करोगे ये भी आपका किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। ये गलती उन लोगों से हो जाती है, वो उसको मीटर में रख देते हैं। कई महान लोग तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने की भी जहमत नहीं उठाते, वो तो भैया एक अलग ही लेवल के गॉड लेवल के लोग हैं। कई लोगों से मिस्टेक हो जाती है कि वो उसको मीटर में रख देते, क्योंकि हमारी आदत होती है ना अभी तक मीटर में काम करने की, तो मीटर में ही रख देते हैं। तो ये गलती मत करना, डेंसिटी को देखना, डेंसिटी किस में है। अगर पर ml में है, पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो उसको आपको r को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो वैसे ही अगर मैं सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, बताओ। मीटर से सेंटीमीटर जाना है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इतने मीटर के बराबर होता है, ठीक है, इतने सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर r³ जो तुम लोगे वो r³ होगा 142 × 10⁻⁻10 का क्यूब। समझ रहे हो, -10 वो क्यों आया, क्योंकि हमारी जो डेंसिटी थी वो डेंसिटी हम लोगों की कैसी थी, आप लोगों की पर ml में। अब तो देखो खैर कैलकुलेशंस करने हैं। अब देखो मैं अगर इसमें कैलकुलेशन करती तो मैं सबसे पहले वो जो 6.022 है ना, मैं उसको राउंड ऑफ कर देती। अगर बोर्ड्स के एग्जाम में कर रहे हो तो देखो फिर तो पिंच परफेक्ट रखना, 6.022 वगैरह को भी इग्नोर मत करना।
बट मैं उसको कर देती। बताए क्यों? देखो ये 2 1 ज़ा, इसको कैंसिल करूँगी 3.011। यार 011 की क्या वैल्यू है, तो इससे बेटर है ना कि उसको 3 ही लिखो, राइट। तो मैं उसको इग्नोर कर देती। 16.6 इंटू कितना आ जाता? 3। अब अगर मैं 3 को इग्नोर करती तो ये 3 1 ज़ा और ये 3 3 ज़ा हो जाता। बढ़िया है तो बहुत ही। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आता 10 की पावर 23 इक्वल टू में यहाँ क्या बचता? एटॉमिक मास, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में AM लिख रही हूँ। नीचे में मेरे पास क्या बचता? 16 इंटू में 142 का क्यूब। खैर 142 इसका क्यूब तो मुझे निकालना पड़ेगा, इसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती, है ना। अच्छा, तो ये तो आपके हाथ की कला है, अपना हाथ उठाओ, कैलकुलेशन करना शुरू कर दो 142 का क्यूब निकालना। तो 142 इंटू 142 इंटू 142, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2863288। ये इतना बड़ा नंबर, और ये आ गया 10 की पावर माइनस बोलो कितना? 30। अब यहाँ पे इतना बड़ा नंबर, डू यू सीरियसली थिंक हमें इसके साथ काम करने की नीड है? तो एक काम करो, ठीक है, एक काम करते हैं, चलिए 16.6 10 की पावर 23 इंटू में ये 16 आ जाएगा। अब देखो ये जो 2.86388 इतना बड़ा नंबर है, क्या मैं इसको 2.8 नहीं लिख सकती? मतलब 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 4 5 6, 1 मिनट 3 और ये 3, हाँ 6 डेसिमल मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ। 6 डेसिमल मैं इधर शिफ्ट कर रही थी, और 6 डेसिमल शिफ्ट करने के बाद मैंने उसको सिर्फ 1 डेसिमल तक रखा। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी? ये ऐसी हो जाएगी, ये, ठीक है। मतलब मैं उतने बड़े डिजिट को मैंने छोटा कर दिया, सिर्फ 1 डिजिट तक रखा। अब क्या करना है? इन तीनों लोगों को मल्टीप्लाई करना है। पावर्स तो खैर हमारी सॉर्टेड है। 10 की पावर में कितना आएगा? -1 आएगा, इक्वल टू एटॉमिक मास। तो 16.6 मल्टीप्लाई बाय 16 और मल्टीप्लाई बाय आपका 2.8। अच्छा खैर मैं कैलकुलेटर यूज़ करके इसका मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, बट पेपर में ये सारा काम आपको अपने हाथों से करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको कैलसी लेकर कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसीलिए बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स उनके फेवरेट होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है तुम लोगों से काम करवाने में, तो वो तुमसे ये काम करवाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एटॉमिक मास आप लोगों के पास कितना निकल के आ गया? एटॉमिक मास आ गया समथिंग 74.368। ऑब्वियस है यहाँ पे आएगा ग्राम, बराबर। तो ये मेरी पूरी कैलकुलेशन थी। एक बार चेक कर लेना कहीं मैंने कुछ बड़ी एरर तो खैर नहीं कर दी है, बराबर, उसको एक बार देख लेना। अदरवाइज ऑल थिंग्स आर सॉर्टेड, बाकी तो हमारा पूरा काम हो गया ख़त्म। ये एटॉमिक मास मुझको मिल गया, किसका मिल गया? आपके टिटेनियम का एटॉमिक मास मिल गया। अब इस क्वेश्चन में एटॉमिक मास के अलावा एक और इंफॉर्मेशन तुमसे पूछ ली है, पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। वो ये कह रहा है कि अगर मान के चलते हैं आपके पास 5 सेंटीमीटर क्यूब का ब्लॉक होगा। मेरे हिसाब से सबको ये बात पता है कि सेंटीमीटर क्यूब इज़ ऐसा यूनिट, या फिर लेट्स से यूनिट ऑफ व्हाट? वॉल्यूम, है ना। तो मतलब वो एक ऐसे टिटेनियम के ब्लॉक की बात कर रहा है जिस टिटेनियम के ब्लॉक का जो वॉल्यूम है, वो पर्टिकुलर वॉल्यूम कितना है बताओ? वो पर्टिकुलर वॉल्यूम उसका कितना है? 5 ml के आसपास। तो वो बोल रहा है कि अगर 5 ml का टिटेनियम ब्लॉक आपके पास होगा तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने होंगे, ये उसका सवाल है तुमको। तो खैर पहले 5 ml का ब्लॉक कभी सुना है क्या? हम लोग कैसे बात करते हैं? 1 किलो शक्कर, 2 किलो शक्कर, कभी ऐसे बोलते हो कि नहीं किराना वाले भैया शक्कर की जो डेंसिटी है ना वो इतनी होती है, तो डेंसिटी को मैं आपको ना मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं वॉल्यूम के टर्म्स में बता रहा हूँ, आप वॉल्यूम के टर्म्स में ना मेरे को शक्कर दे दो, नहीं देते ना। तो ब्लॉक को भी आप वॉल्यूम के टर्म्स में, भले ही क्वेश्चन वाले ने बोला है बट हमको तो गलत है ना इस तरीके से बातचीत करना, है ना। तो हमें टिटेनियम की डेंसिटी हमको पहले से क्वेश्चन में दी है, दैट इज 16.6। हम लोगों को वॉल्यूम पता चल चुका है 5 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं यूज़ कर सकते कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम?
सो देयरफॉर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। जब आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ से तुमको क्या मिल जाना है, तुम लोगों को तुम्हारा मास मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी डेंसिटी कितनी है आपके पास 16.6 मल्टीप्लाई आपके पास वॉल्यूम कितना है दैट इज़ 5। तो पूरा मल्टीप्लिकेशन मैंने किया और यहाँ से मास मुझको मिल रहा है, बताओ कितना, 83 ग्राम। यानी कि 83 ग्राम का अगर मेरे पास ब्लॉक है तो उस 83 ग्राम के पास कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं ये मुझको जानना है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का बहुत ही आसान होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला बहुत ही कुछ कठिन चीज़ है। आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होने चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितना है। एंड नंबर ऑफ एटम्स सभी स्टूडेंट्स ने मोल कंसेप्ट जब वो 11th क्लास का पहली बार सीखते हैं तब उन लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम नंबर ऑफ एटम्स वाला वर्ड सुन रहे हो। उसको डिवाइड करना होता है, किससे डिवाइड करना होता है, z से, आपका आंसर आ जाता है। और नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, राइट, डिवाइडेड बाय कितना, आप लोगों का z। अभी मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स को निकालने का तरीका होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास हमारे पास कितना आया 83। खैर यहाँ पे तो मोलर मास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एटॉमिक मास की, जो कि हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया था, कितना आया था 74। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्योंकि मैंने बहुत सारी अप्रॉक्सीमेशंस की है तो ऐसे केस में वहाँ पर तुम में हो सकता है थोड़ा बहुत एटॉमिक मास के इसमें वेरिएशंस देखने को मिले। तो मैं फ़िलहाल ये क्वेश्चन सिखाने के पर्पज़ के हिसाब से मैंने उतनी सारी वेरिएशंस करके वो न्यूमेरिकल निकाला है। बट अगर मेरा एग्ज़ाम होता और मैं अगर सही में वो पेपर मेरे को न्यूमेरिकल में सॉल्व करना होता, उससे आंसर मैच करना होता, इतनी बड़ी अप्रॉक्सीमेशंस मैं कभी नहीं करती। पहला क्वेश्चन सिखाना था इसलिए मैंने किया, इसके बाद कि मैं किसी भी क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन नहीं करूँगी। तो तुम्हें जब तक बहुत ही ऐसा लगे कि अरे तो बहुत ही क्लोज वैल्यू है, इतना अप्रॉक्सीमेशन तो चलता है, तब तक आप मत करना। ठीक है, अच्छा Na की वैल्यू तो खैर आप जानती हो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, एटॉमिसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी 1। अब एटॉमिसिटी 1 क्यों आएगी, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी एटॉमिसिटी यही होती है ना। अच्छा डिवाइडेड बाय z कितना है BCC का 2। तो ये वाली कैलकुलेशन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को कर लो, तुम्हारा जो आंसर है वो निकल कर आज के पास आ जाएगा। ठीक है, बस खत्म, इतना सा काम था छोटा सा। तो ऐसे केस में यहाँ पर हम लोगों का ये पहला न्यूमेरिकल होता है समाप्त। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि आपसे अगर एक बार डेंसिटी दे देगा तो एटॉमिक मास पूछ लिया, कल को हो सकता है एटॉमिक मास दे दे और आपसे डेंसिटी पूछ ले। अब इसमें कई हमारे ऐसे बुद्धिजीव होते हैं जो बोलते हैं मैडम हमको तो टिटेनियम का एटॉमिक मास याद है, तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे उसका एटॉमिक मास नहीं लिख सकते क्या। तो नहीं यार, अगर उसने तुमको एटॉमिक मास पूछा है तो अगर तुम्हारे दिमाग में उसका पुराना ओरिजिनल एटॉमिक मास पता भी है तुमको, तो तुम उसको एक काम से मतलब एक कान से सुनो और दूसरे कान से उसको छोड़ दो। ठीक है, ऐसा उसको आगे लेकर ही मत जाना, क्योंकि अगर वो तुमसे पूछ रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली कि वो चाहता है कि तुम फॉर्मूले से उसको निकाल कर दो। अच्छा, कई बार ऊपर टाइप के क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछ सकता है कि एटॉमिक मास नॉर्मल से ज़्यादा आया कि नॉर्मल से कम आया, और अगर ज़्यादा आया तो कितना परसेंटेज ज़्यादा आया, या फिर अगर कम आया तो कितना परसेंटेज कम आया, वो ये भी तुमसे पूछ सकता है। तो ऐसे केस में फिर वहाँ पे आपको क्वेश्चन में टिटेनियम का जो ओरिजिनल मास है, मतलब जो होता पीरियोडिक टेबल में जो लिखा रहता है ना, वो पर्टिकुलर चीज़ फिर आपको वहाँ पे दी हुई होती। मान लेते हैं उसका नॉर्मल एटॉमिक मास होता 48 और आपका आ रहा है 76, तो फिर आप कमेंट करते कि अच्छा इसका मास कैसा है, ज़्यादा आ रहा है। फिर आपको वो बोलता कितना परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, तो 76 - 48 जितना भी ज़्यादा आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल
डिवाइड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खैर, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है। अच्छा, यहाँ पे आपको एटॉमिक मास कॉपर का दिया है 63.5, बट कॉपर और सिल्वर ये ऐसे दो मेटल्स हैं, इवन आयरन भी, ठीक है, कॉइनेज मेटल्स, जिनके एटॉमिक मास आपको याद होने ही चाहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल में क्या बोला है। कॉपर मेटल एफसीसी क्रिस्टलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। अगर एफसीसी क्रिस्टलाइजेशन कर रहा है यानी कि Z की वैल्यू ज़रूर यहाँ पे कितनी रही होगी, 4, है ना। हम लोगों को ये बात पता है कि किस तरीके से 4 आती है, वी नो दैट, ओके। उसके बाद वो ये कह रहा है सरफेस ऑफ एडजेसेंट एटम्स along the edge of a unit cell are 106 मीटर अपार्ट। तो देखो इसके लिए एक स्टूडेंट के दिमाग में उसको ये पता होना चाहिए कि एफसीसी एक्चुअली में कैसा दिखता है। तो जब मैंने तुम्हें रेडियस के पैकिंग एफिशिएंसी के डेरिवेशन करवाए थे, तब उस वक्त ये सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ कर करके दिखाई थी। मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे मान के चलो आप लोगों के पास एक क्यूब है, तो मान लेते हैं दिस इज अवर क्यूबिक सिस्टम। ये हो गया आपका क्यूब नंबर 1, ठीक है, ये हो गया क्यूब नंबर 1। अच्छा, एफसीसी का मतलब क्या होता है कि एटम्स सारे के सारे कॉर्नर्स में तो होंगे, मतलब यहाँ होगा, ठीक है, जितने भी कॉर्नर्स हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं एक यूनिट सेल में, ठीक है। तो जितने भी कॉर्नर्स हैं सारे के सारे कॉर्नर्स में आप लोगों के पास इस तरीके से एटम्स होंगे, कॉर्नर्स में एटम होंगे। इसके अलावा जो फेजेस हैं उन फेजेस के सेंटर में भी एटम होंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इवन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टॉप फेस जो है, मतलब ये जो ऊपर वाली फेस है, इस ऊपर वाली फेस का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो लेट्स से ये मेरी टॉप फेस है। मैं टॉप फेस का तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। टॉप फेस कुछ इस तरीके की दिख रही होगी, वैसे आप कोई भी फेस ले सकते थे, मैंने टॉप लिया। टॉप फेस के टोटल आपको 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं। चारों कॉर्नर्स में क्या होंगे बताओ, कॉर्नर एटम्स मौजूद होंगे। बट एफसीसी की ये खास बात होती है कि एफसीसी के कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते, उनमें गैप होता है, ठीक है। एफसीसी के कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते, उनमें क्या होता है, गैप होता है। खैर, मेरा डायग्राम स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। मान लेते हैं ये और ये जो गैप है, ये गैप लेट से x है, तो इतना ही सेम गैप यहाँ पर भी होगा x, इतना ही सेम गैप यहाँ पर भी होगा x, यहाँ पे भी इतना ही सेम गैप होगा x। मेरी डायग्राम स्किल्स अच्छी नहीं है तो उसको इग्नोर करो, ठीक है। लेकिन इतना गैप होता है, वो टच नहीं करते। हाँ, लेकिन सेंटर में एक ऐसा एटम होता है फेस के जो इन चारों लोगों को क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है। एक सेंटर में ऐसा एक एटम जरूर होता है। तो अभी क्वेश्चन में देखो क्या गिवन दिया है कि एडजेसेंट एटम्स, ठीक है, अलोंग द एज ऑफ अ यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल की जो एज है उसमें जो एडजेसेंट एटम्स है, एडजेसेंट मतलब कॉर्नर्स की ही बात कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे से 106 मीटर अपार्ट है। इसका मतलब बेसिकली ये जो बोला जा रहा है, ये इस x की वैल्यू दी गई है कि ये x बराबर, यानी कि इन दोनों के बीच में एक गैप बराबर कितना, 106। इन दोनों के बीच में गैप बराबर कितना, 106। तो अगर मैं कहूँ कि ये लेट से एज ए बी है, लेट से ए बी इज माई एज, तो ये एज ए बी बनती कैसे है बताओ। एज ए बी ये रेडियस से बनती है, 2 रेडियसेस से बनती है, r प्लस आर से, और बनती है उन दोनों के बीच के गैप x से, यानी कि ए बी इज नथिंग बट इट इज 2 टाइम्स ऑफ r प्लस 106। ये मेरे पास ए बी की वैल्यू है, ए बी यानी कि एज की, एज यानी कि ए की, ये मेरे पास ए की वैल्यू है। डन। अभी मेरे पास ना तो ए की वैल्यू पता है, ना मुझे आर की वैल्यू पता है, मुझे एक्स पता था। मैंने बस एक एक्सप्रेशन लिखा कि जो मुझे गिवन डेटा पता है उस गिवन डेटा से मैं क्या क्या लिख सकती हूँ। अच्छा, क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ मेटल, और एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Z मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। तो Z कितना है, 4, एटॉमिक मास कितना है, 63.5, ठीक है। डिवाइड में क्या है आपका Na, ओके, लिव इट, और नीचे में है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि A का क्यूब। अब मैं A का क्या करूं, सबसे पहली बात एफसीसी का सवाल है,
एफसीसी के सवाल में क्या कंडीशन होती है, ठीक है, जो एफसीसी का सवाल होता है, एफसीसी के सवाल में क्या कंडीशन होती है। एफसीसी का सवाल आप लोगों को कुछ जानकारी देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल देता है। देखो मैंने टॉप में ही तुमको लिखवा के दिया था, कहाँ गया ये देखो, 4r इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ a, है ना, ये कंडीशन होती है, यानी कि 4r इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ a। अब मुझको ना तो r पता है ना तो मुझको a पता है, अब मैं कैसे काम करूँ, ना मुझे r पता है ना मुझे a पता है, फिर ऐसे में तो काम हो नहीं पाएगा, काफ़ी हद तक हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे मुझे 4r इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ a दिया है, अगर मैं पूछूँ यहाँ से 2r इक्वल टू कितना, तो तुम कहोगे मैडम √2a/2, यही होगा। इस 2r की वैल्यू को जरा आप यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू √2a/2 प्लस 106 आ जाएगा, माइनस के तरफ लेकर आ जाओ उसको, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 1.414 टाइम्स ऑफ a, मैंने बस √2 की वैल्यू पुट की है, अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू 106। 2a में से 1.414 आप माइनस कर दीजिए, तो देखो मैं उसको 1.414 नहीं ले रही हूँ, मैं उसको सिर्फ 1.4 ले रही हूँ, और 2a में से अगर मैं 1.4 टाइम्स ऑफ a माइनस कर दूँ तो 0.6 टाइम्स ऑफ a अपॉन 2 बचेगा, इक्वल टू 106, यानी कि a इज इक्वल्स टू 1060 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, यही आएगी a की वैल्यू। अच्छा देख लो एक बार कैलकुलेशन में कहीं कोई लोचा तो नहीं है, खैर a की वैल्यू में मुझे गड़बड़ तो लग रही है, नहीं ठीक है ठीक है, 3 3 9 और कैरी 1, 3 5 15 कैरी 1, 3 3 9, वही 353.3 के आसपास ये आंसर आया। यूनिट क्या होगी, क्योंकि 106 की यूनिट पिकोमीटर में थी, राइट, तो यहाँ से जो a आया है ये भी पिकोमीटर में होगा। अभी जैसे तुम्हारा मेरे साथ ऊपर डिस्कशन हुआ, तुम्हें नहीं लगता उस डिस्कशन के बेसिस पर हम लोगों को इस चीज़ को तुरंत कन्वर्ट कर लेना चाहिए पिकोमीटर से, किस में, सेंटीमीटर में, ना कि मीटर में। तो सेंटीमीटर में करोगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 353.3 10⁻⁻10 का क्यूब। अब बस क्यूब व्यूब करते रहो, आंसर तुम्हारे पास है। ये a की वैल्यू आई थी, ठीक है, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई थी, इस पर्टिकुलर a की वैल्यू को वहाँ पे हमने पुट कर दिया। लेकिन अभी गधे के जैसे 353.3 का क्यूब हम नहीं निकालेंगे, हम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएंगे। देखो सबसे पहली स्मार्टनेस 4 और 63.5 को तो आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 127 इंटू 127 कितना हो जाएगा, और 27 54 254, तो न्यूमरेटर में 254 आ गया। मोल कंसेप्ट पढ़ाते वक्त मैंने तुम्हें बताया था कि जो कन्वर्जन फैक्टर होता है, मतलब 1 AMU की वैल्यू, ठीक है, और आपका Na, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में अगर आपको Na किसी ने लिखकर दिया है तो वहाँ पे Na की वैल्यू ना लिखते हुए आप 1.6626 इंटू 10⁻⁻24 उसके बदले न्यूमरेटर में लिख सकते हो, ठीक है। ये कहा था मैंने कि नीचे न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में 6.022 10⁻23 ना लिखते हुए आप क्या करो, उसको हटाकर उसके बदले न्यूमरेटर में 1.66 10⁻⁻26 ये आप लिख सकते हो। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या करें, तो पहली बात तो ये जो 3.5 आप लिख दो उसको, अगर आप उसको 3.5 लिखोगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा, और फिर उसका क्यूब बराबर, ये आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो 3.5 का क्यूब निकालना इज मच ईजी देन आप लोगों का 3.533 समथिंग का, तो इतना बेसिक राउंड ऑफ तो करना ही है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 42.875 इंटू 10⁻⁻24। अच्छा ऊपर में 1.6626 था, तो यहाँ 1.6 ही रख रही हूँ मैं उसको, 10⁻⁻24। देखो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अच्छा कुछ और किया जा सकता है, अब तो एक सादी कैलकुलेशन है, डिनोमिनेटर को 42.875 ना लिखते हुए मैंने 43 कर दिया, ठीक है।
अच्छा, न्यूमरेटर में 254 को और 1.6 को मल्टीप्लाई किया, जो कि 406.4 आता है। ठीक है, वैसे भी हम लोग इतने सारे क्या कहते हैं उसको, सिंप्लीफिकेशंस कर चुके हैं, राउंड ऑफ कर चुके हैं, तो प्लीज़ न्यूमरेटर को इस बार राउंड ऑफ मत करना फालतू के, और क्यों राउंड ऑफ करना, जो 406.4 है आप उसके साथ उसको डिवीजन कर दो। तो 43 से मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ, तो मेरा आंसर आ रहा है 9.45। ऑब्वियसली यूनिट विल बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मैंने क्या क्या राउंड ऑफ किए। पहला राउंड ऑफ मैंने एन की वैल्यू को उल्टा करके लिखा, मतलब डिनोमिनेटर में एन की वैल्यू ना लिखते हुए मैंने उसके बदले में न्यूमरेटर में 1.66, देखो याद रखना 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 1.6626 इंटू 10⁻24। तो ये मैंने ये वाला काम किया। ये मेरा एक पहला झोल। दूसरा झोल मैंने क्या किया, 353.3 को 3.53 भी नहीं लिया मैंने, 3.5 ही ले लिया सीधा सीधा। तो ऐसे में मेरी डेंसिटी जो आई 9.45 आई, और जो डेंसिटी का आंसर भी मेरे बाजू में जो बुक रखी है उसमें जो लिखा है वो 8.8 है, पता है। तो समझ रहे हो कितना डिफरेंस आ जाता है आंसर में। तो कोशिश यही करना कि राउंड ऑफ मिनिमम करो। ठीक है, मैं अभी तुमको सिखा रही हूँ, सिखाने के पर्पज से तो मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास ये मुसीबत आए तो ऐसे केस में कम से कम राउंड ऑफ अगर कर भी रहे हो तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना, सो दैट ठीक है आपके आंसर में थोड़ी बहुत तो एक्यूरेसी रहे। अगर तुम 1 डेसिमल तक चीज़ों को राउंड ऑफ कर देते हो ना, तो एक्यूरेसी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा अभी एक और क्वेश्चन तुम्हें बताती हूँ। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में वो जो दिया था ना अपार्ट, वही एक वर्ड था जो एक स्टूडेंट को समझना था, और उस वर्ड को समझकर उसको क्या करना था, आगे बढ़ना था। अच्छा, दूसरी चीज़ वहाँ से ए कैसे निकालें, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जो बेसिकली कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में गिन चुन के 3 या 4 ही फॉर्मूले हैं। अगर आप उन्हीं 3 या 4 फॉर्मूले को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके अगर आप आंसर नहीं निकाल सकते तो वो हम पे लाना था कि अरे यार फिर हमने सॉलिड से पढ़ी तो क्या पढ़ी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। अच्छा, क्या दिया हुआ है चीज़ें आपको, एक पोटेशियम का क्रिस्टल है जो बीसीसी अरेंजमेंट आप लोगों का रख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, और बोल रहा है एडजेसेंट एटम की जो सरफेस है अलोंग दी एज, मतलब जो ऐसा ऊपर था ना वैसे का वैसा ही नीचे सवाल है। अच्छा ठीक है, बस फ़र्क इतना है, एफसीसी के बदले यहाँ पर आप लोगों को कौन सा वर्ड दे दिया है उसने, बीसीसी। अब बीसीसी देने से क्या बदलेगा, जेड की वैल्यू बदल जाएगी, है ना। बीसीसी देने से क्या होगा, जेड की वैल्यू बदल जाएगी। अच्छा ठीक है, और वो जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे 4r = √2 टाइम्स ऑफ a, वो चेंज हो जाएगा बराबर, बट क्वेश्चन वही है। तो इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम लोगों के लिए है। तो इसमें क्या डिटरमाइन करना है, आपको मेटल की डेंसिटी डिटरमाइन करनी है, और गिवन डेटा में आपको एटॉमिक मास पोटेशियम का ये दिया हुआ है 39, है ना। तो ये जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम है, बस वहाँ पे मैंने एफसीसी दिया था, यहाँ पे बीसीसी दे दिया है, और कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर मैं तुम्हें बता देती हूँ ताकि तुम अगर आंसर टैली करना हो तो तुम देख सको। आंसर जो मेरे पास है वो ये है 0.855 ग्राम पर आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे लेकर आना है। इसी टाइप के सवाल तुमको देखने को मिलेंगे। खैर इन सवालों की एक ही गंदगी होती है, कैलकुलेशन इनमें भर भर के होती है यार, बहुत सारी बहुत सारी। तो ऐसे केस में आप ऐसा सोचो कि आपको जो सवाल दिया जाएगा, हो सकता है कल को आपको कोई ऐसा सवाल दे जो वेरिएबल के टर्म्स में पूछ ले, या फिर कल को कोई ऐसे क्वेश्चंस दे जिनमें आपको इतने गंदे चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, उसमें आपको देखने को मिल रहे हैं अच्छे अच्छे नंबर्स जो एक दूसरे से कट रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। ये सवाल है तुम लोगों के पास, डेंसिटी एल्यूमिनियम की दी है 45/16, देखो कितना प्यारा है, ग्राम पर ml। इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है, अच्छा Na की वैल्यू इस बार 6 × 10⁻23 लेकर सॉल्व करनी है। ठीक है, इवन बहुत सारी जगह तुम ये राउंड ऑफ कर सकते हो। खैर ये देख लेना कि जो ऑप्शंस आपको दिए पेपर में उनके बीच में सफिशिएंट गैप होना चाहिए। अगर ऑप्शंस इस तरीके के हैं कि 8.45, 8.96, तो ऐसे केस में राउंड ऑफ कभी मत करना।
अगर आपके पास जो गिवन ऑप्शंस है पेपर में, अगर उसमें आपको गैप बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक है, तब तक राउंड ऑफ वाला काम मत करना, क्योंकि जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि देखो मेरा आंसर आ रहा है 9.45 और बुक में जो आंसर दिया है वो है 8.8। तो डिफरेंस समझ लो कितना आ रहा है, 0.6 का डिफरेंस आ रहा है। सोचो मेरे एक राउंड ऑफ करने की वजह से, तो राउंड ऑफ कर भी रहे हो तो एटलीस्ट 2 डेसिमल्स तक करना। और अगर आपको ऑप्शंस में अगर ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है तो राउंड ऑफ मत ही करना, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन तकलीफदेह होगी, बट 10th पढ़कर आए हो तो वो तो तुम काम कर ही लोगे कैलकुलेशन वाला, ठीक है ना। ये है। अच्छा खैर, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें रेडियस कैलकुलेट करना है उस एल्यूमिनियम एटम का। बताओ, ये गंदगी मचा दी, एल्यूमिनियम का ए कैपिटल कर देते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले डेंसिटी आपको गिवन है कितनी, 45/16। अच्छा 45/16 लिख दिया, इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या होता है, z मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, ठीक है। z पता है क्या, देखो ऊपर कुछ दिया है z के बारे में, ऊपर z के बारे में तो सिर्फ इतना लिख दिया है कि वो एक क्यूबिक सिस्टम है ना। z के बारे में तो सिर्फ इतना लिख दिया है कि वो कौन है, एक क्यूबिक सिस्टम। ये तो बताया ही नहीं है कि एफसीसी है कि बीसीसी है कि एससी है, कौन है, कुछ भी जानकारी उसके बारे में उसने नहीं दी, बस इतना बोल दिया है कि वो एक क्यूबिक सिस्टम है। चलो कोई दिक्कत नहीं, Na की वैल्यू दी हुई है, खैर तो Z को हम लोग वैसे का वैसे ही रखते हैं। एटॉमिक मास आपको दिया है, नहीं भी दिया है तो वो आप लोगों का कौन है, वो एक आपका प्यारा सा एल्यूमिनियम है, उसका एटॉमिक मास तो खैर याद होना चाहिए ही चाहिए। अच्छा चलो डन हो गया। अब Na की वैल्यू 6 × 10⁻23। अब बात आती है डिनोमिनेटर में हम लोग क्या रखते हैं, वॉल्यूम रखते हैं। वॉल्यूम होता है A³ है ना, वॉल्यूम क्या होता है A³। अब बात आएगी यहाँ पे मैं A³ क्या लिखूं, तो A³ क्या मुझे दिया है, बिल्कुल दिया है, पढ़ो। एज लेंथ इस क्वेश्चन में मुझको दिए 4 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम से इसको सेंटीमीटर में ले आओ, तो पहली बात तो एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगर मैं सेंटीमीटर में लेकर आती हूँ तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होगा वो, ठीक है ओके। तो यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम की जगह A³ है ना, तो A³ है यानी कि वहाँ पे क्या आएगा आपका 4 × 10⁻⁻8 का क्यूब। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, देखो कितनी सारी चीज़ें तो कट गई है ना। क्या बचा, 5/8 बचा, यहाँ ऊपर में तो खैर से z बचा, यहाँ 10⁻23 है, साथ में 10⁻⁻24 है और 4 का क्यूब यानी कि वहाँ पे कौन है 64, फिर 8 1 ज़ा 8 8 ज़ा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा नीचे आपका 8 5 ज़ा 40, 40 × 10⁻⁻1 इज इक्वल्स टू z। सो z की वैल्यू कितनी आई, 4, खत्म। अब देखो z की वैल्यू लेकर आना बेसिकली हम लोगों का एम नहीं था, हमारा एम तो एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना था ना, हमारा एम तो एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना था। बट एटॉमिक रेडियस आप तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपको z ना पता हो। क्यों, क्योंकि z अगर 4 आया है इसका मतलब आपके पास जो एल्यूमिनियम का क्रिस्टल है वो कौन सा क्यूबिक सिस्टम वाला है। क्या वो सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंपल क्यूबिक के लिए z बराबर 1 आता है, यहाँ पे z बराबर 4 आया है, तो z बराबर 4 एक ही केस के लिए आता है, दैट इज BCC। तो यानी कि ये कौन है, आप लोगों का BCC है। दूसरी बात, अगर ये BCC है तो BCC के लिए हम लोग कुछ ना कुछ रिलेशनशिप यूज़ करते हैं, हाँ बिल्कुल यूज़ करते हैं, वो रेडियस और A के बीच का रिलेशनशिप जो कि होता है 4r इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ A। सो अगर यहाँ से आपको r कैलकुलेट करना है दैट वुड बी √3 × A, और A कितना था, अब देखो तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो तो r सेंटीमीटर के टर्म्स में निकाल लो, A को सेंटीमीटर में रख के तुम A को मीटर में रख के r को मीटर में निकाल लो, या जैसा आपको 4 एंगस्ट्रॉम A दिया था वैसा ही रखो,
ठीक है, और आप लोगों के पास जो आंसर आया √3 एंगस्ट्रॉम, ये आप लोगों का आर आ गया। सो यू आर डन। तो कल को आर वगैरह पूछ सकता है, तो आर अगर आपसे कभी पूछेगा ना तो पहले आपको जेड निकालना पड़ेगा। जेड से आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका क्यूबिक सिस्टम कौन सा वाला क्यूबिक सिस्टम है। एक मिनट, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? ओ माय गॉड, आई एम रियली सॉरी। z बराबर 4 तो FCC होता है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4r इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, तो √2 ये हो गया, a की जगह आ गया 4 अपॉन में 4, एंगस्ट्रॉम में ही लिख रहे हैं। सो आंसर इज √2a टाइम्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये इस तरीके से क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक सवाल मैं तुमको और होमवर्क में देती हूँ। कोई कठिन सवाल नहीं है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कुछ ना कुछ आपको गिवन डेटा दिया होगा, गिवन डेटा की मदद से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। जैसे कि आपको एज लेंथ, एज लेंथ का मतलब समझ जाओ किसकी बात की जा रही है। ए फॉर एप्पल, स्मॉल ए, 4 एंगस्ट्रॉम आपको दिया हुआ है। डेंसिटी यहाँ पे दी हुई है 6.25 ग्राम पर ml। अब सुनो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वो कौन सा सिस्टम है वो ये नहीं बता रहा है। जैसे ऊपर वाले सिस्टम में मैंने नहीं बताया ना कि कौन सा सिस्टम है, यहाँ पे भी उसने नहीं बताया। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। याद करो आज की क्लास में हम लोगों ने जो सबसे पहला सवाल किया था उसका भी तो सेकेंड पार्ट यही था ना, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 5 ml ऑफ टिटानियम ब्लॉक। तो यहाँ पे उसने 5 ml जैसा ड्रामा ना करते हुए सीधा सीधा 200 ग्राम ऑफ मेटल दे दिया। तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालना है तो पहले तुम्हें z निकालना होगा। z निकाल लो कि जैसा मैंने ऊपर निकाला है उसकी मदद से, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मेटल का कुछ मास वास भी तो देना चाहिए, मास भी तो नहीं दिया है। कम से कम ऊपर वाले क्वेश्चन में मास तो दिया था, ये बात भी सही है। इस क्वेश्चन में तो मास भी नहीं दिया। फिर तो हम में से मैक्सिमम लोग क्या कर देते हैं, अरे छोड़ो यार कुछ भी नहीं दिया कैसे सॉल्व करें, छोड़ो नहीं करो। देखो डेंसिटी क्या होता है, z मल्टीप्लाई बाय m, z भी नहीं पता m भी नहीं पता, राइट। अच्छा, डिवाइड में होता है Na और मल्टीप्लाई में होता है वॉल्यूम यानी कि a क्यूब, जो कि कितना दिया है 4 एंगस्ट्रॉम यानी कि 4 × 10⁻⁻8 का क्यूब। तो अगर कोई मुझसे पूछे यहाँ से z की वैल्यू कितनी आई या फिर z × m की वैल्यू कितनी आई, ठीक है। अच्छा, इंटू ऐसा लग रहा है कि मैंने x बना दिया है, उसको मैं z के बीच में डॉट डाल के उसको m कर देती हूँ, ठीक है ना। तो ये कितनी हो जाएगी डेंसिटी, यानी कि 6.25 इंटू Na, वैसे ही रहने दो, 4 का क्यूब 64 और 10⁻⁻24। अब देखो क्वेश्चन ये है कि आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे, ठीक है, उस 200 ग्राम के टुकड़े में आपको ये कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय z, यही चाहिए होता है। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मोल्स, तो 200 ग्राम, ये 200 ग्राम वैसे का वैसी, डिवाइडेड बाय मोल्स यानी कि मतलब डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास का m वैसे का वैसी, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि वो m क्या है। अच्छा, इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, तो एटोमिसिटी तो खैर 1 ही होगी। मेटल अगर मेंशन नहीं किया गया है, देखो सॉलिड्स की बात करते हैं तो हम लोग यूजुअली मेटल्स की ही बात करते हैं और मेटल्स की यूजुअली एटोमिसिटी 1 ही होती है ना, इसीलिए। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या आता है, डिवाइडेड बाय z तो नहीं पता, तो खैर z वैसे का वैसी, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो ये 200 Na, और तुम्हें ही लगता है डिनोमिनेटर में zm आ गया, और zm की वैल्यू तो हम लोग ऊपर निकाल के बैठे हैं ना। मुझे z पता है ना मुझे m पता है, लेकिन मुझे zm पता है कितना, 6.25 इंटू Na इंटू 64। तुम लोगों के सॉल्व करने के लिए रख रही हूँ मैं, ठीक है, Na इंटू 64 और क्या था 10⁻⁻24। बस अब देखो ऊपर का Na नीचे का Na कट गया। अब बाकी कैलकुलेशंस कर लो, तुम्हें जो पूछा गया था आंसर वो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अरे हाय मुझे z भी नहीं दिया, हाय मुझे m भी नहीं दिया। उसमें कैसा है, जितना आता है उसको करो। कैसा है, सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर इसीलिए सबसे आसान चैप्टरों में गिना जाता है क्योंकि इसमें बेसिकली
3 या 4 ठो फॉर्मूलों के अलावा यहाँ पे पूरी तरीके से थ्योरी भरी पड़ी है, पूरी तरीके से थ्योरी 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 थ्योरी। तो आपको अगर फॉर्मूलोस में घुमा रहा है मतलब आप मैथमेटिक्स वाले अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। अब कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के जिसमें आपको डेटा दिया हुआ है और आपको आंसर निकालना है, वो वाले कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ। अभी तक मैंने 1-2 टाइप के सिखा लिए ना, जो अब कुछ नया इसमें पूछा जा सकता है, उस कुछ नए वाले में हम लोग बातचीत करते हैं। खैर देखो, अगेन आपको एज लेंथ की वैल्यू, ए की वैल्यू दी हुई है 404 पिकोमीटर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, डेंसिटी आपको दी हुई है 2.7 ग्राम पर ml, ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया है कि एल्यूमिनियम के बारे में बातचीत चल रही है, एल्यूमिनियम मेटल के बारे में। इसका मतलब आपको इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, है ना। अगर नाम दिया है तो पता होना चाहिए। यूजुअली आपको जैसे पोलोनियम, लेड, कॉपर, है ना, इस टाइप के अगर कुछ एलिमेंट्स देता है तो उसके साथ वो एटॉमिक मास लिख कर देता है। बट एल्यूमिनियम तो खैर इतना छोटा सा एलिमेंट है, इतना इजी है कि 10th क्लास के बच्चे को तक इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो आप तो खैर बहुत बड़े हो, ओके। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ क्यूबिक सिस्टम इज फॉर्म्ड, है ना। व्हाट टाइप ऑफ क्यूबिक सिस्टम, यानी कि सिंपल क्यूबिक बना, बॉडी सेंटर्ड बना कि फेस सेंटर्ड बना, यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ से आपको z की वैल्यू निकालनी है। जो भी z की वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे आपको जजमेंट करनी है। बोलो क्या, कि हमारा जो आंसर है वो फलाना फलाना इतना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो तुम लोगों का आंसर है वो मैं बता देती हूँ, वो है FCC। अगर आंसर FCC है मतलब ज़रूर यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या z कितना आया होगा, 4, ठीक है। अरे वाह, चलो ठीक है, ये सारी बातचीत हम लोगों ने सुन ली, है ना। अच्छा, आप पता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको एक टाइप का सवाल और पूछा जा सकता था। वैसे तो ये टॉपिक मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है, अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं है तो हो सकता है समझ ही ना आए कि मैं क्या भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। बट कल को व्हाट टाइप ऑफ क्यूबिक सिस्टम इज फॉर्म्ड ये ना पूछकर अगर ये पेपर मुझको फ्रेम करना होता तो मैं इस तरीके से फ्रेम करती, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द क्यूबिक सिस्टम फॉर्म्ड। खैर मैंने अभी कोऑर्डिनेशन नंबर वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग नहीं पता है। बट आप याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग CN, कार्टून नेटवर्क वाले सिंबल से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। FCC की अगर बात हो रही है तो FCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12, यानी कि एक स्टूडेंट से वो पहले Z निकलवाएगा, Z निकलवाने के बाद वो तुमसे पहले पहचानवाएगा कि वो सिंपल है कि फेस है कि बॉडी है, और उसके बाद वो तुमसे ये बतवाएगा कि पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर का मैं मीनिंग समझाऊंगी आगे, बट अभी आप याद रखिए फेस सेंटर्ड के लिए होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12, बॉडी सेंटर्ड के लिए होता है 8 और सिंपल क्यूबिक के लिए होता है 6, ठीक है। क्या होता है मीनिंग ये आप आगे समझोगे, बट एटलीस्ट अभी तक के लिए ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा एक और होता है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कैसा रहता है जब जो स्टूडेंट यूजुअली बोर्ड्स का पेपर देते हैं उन लोगों की लाइफ में यही होता है FCC, BCC, SC, बट क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग और जो ये FCC है ना, ये दोनों सगे भाई हैं। तो अगर FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ठीक है, तो ऐसे केस में CCP का भी 12 होता है। इवन दोनों की पैकिंग इफिशिएंसी भी दोनों की क्या होती है, सेम होती है, बराबर। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है HCP। HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल, इसका भी कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो मतलब तुम एक तरीके से ये याद रखो कि हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, जो कि FCC, CCP और HCP तीनों के लिए होता है 12, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो ये तुम लोगों का डेटा है, याद रखना। चलो नेक्स्ट वाला होमवर्क क्वेश्चन सुन लेते हैं, क्या है।
देखो, डेट क्वेश्चन को बहुत ही घुमा फिरा कर लैंग्वेज में पूछा गया है, तो हमें उसकी घूमी फिरी लैंग्वेज को ही मैं तुम्हें लिख कर दे रही हूँ, क्योंकि बेसिकली पेपर में आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, वहाँ पे तो आपको इसी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। बोला जा रहा है एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है, बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो क्रिस्टलाइज करती हैं विथ सीसीपी स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उस फॉर्म में होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो तुमसे क्या बोल रहा है, डिराइव एन इक्वेशन रिलेटिंग एटॉमिक रेडियस टू डेंसिटी वगैरह 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 वगैरह, छोड़ो वो तो अपन लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं। अरे नहीं यार, ठीक है, इसमें डिराइव करना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन। वैसे डिराइव वाला क्वेश्चन तो आपको कभी मेंस वगैरह में नहीं पूछेगा, बट एमसीक्यू में इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। खैर पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। एटॉमिक रेडियस, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, टू डेंसिटी ऑफ सीसीपी सॉलिड ऑफ गिवन मास and apply it to deduce, थोड़ा सा वीडियो ना फॉरवर्ड कर लेना क्योंकि क्वेश्चन लिखने में मुझे वक्त लगेगा। टू डिड्यूस द रिलेटिव साइज ऑफ आर्गन एंड xenon if their densities are, बाप रे, ठीक है, डेंसिटीज आपको दिए 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है, एंड 2.8 ग्राम पर ml रिस्पेक्टिवली। लो बाप रे बाप, देखो अभी तक कैसा हो रहा था, हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको एक पर्टिकुलर सॉलिड देता था, जैसे या तो कॉपर या तो एल्यूमिनियम, यहाँ पे दो दिया है। स्टार्टिंग की जो लैंग्वेज है ना, एक्सेप्ट हीलियम ऑल द नोबल गैसेस क्रिस्टलाइजेस विद क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, दैट इज ओनली फॉर जीके फैक्ट। वो आपको से बताना चाह रहा है कि हीलियम को छोड़कर जो बाकी हैं, ऑब्वियसली बाकी कौन सी होंगी, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडॉन, है ना, तो डायरेक्टली वो नहीं बोल रहा है कि इन सारी गैसेस को सीसीपी नाम दे देना, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बोल रहा है कि हीलियम को छोड़कर जो बच जाए उनको सीसीपी कहना, ठीक है। बल्कि क्वेश्चन में तुम पढ़ लो पूरी जगह, कहीं पे भी हीलियम का नामो निशान तक नहीं है, बट स्टिल हीलियम के बारे में जानकारी है, तो दैट इज ओनली फॉर घुमाना फिराना पर्पस, और उसका रियलिटी से कोई भी वास्ता नहीं है, ठीक है ना। अब बोल रहा है एक इक्वेशन को डिराइव करो सच दैट, अगर आपको दो लोगों का एटॉमिक रेडियस, मास और डेंसिटी अगर पता हो तो आप उससे कुछ कैलकुलेशंस कर सकें। तो ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, फॉर्मूला डिराइव करो, है ना, ये तो दुनिया की सबसे आसान चीज़ है। कैसे, देखो मान लेते हैं दो लोगों के बारे में बातचीत हो रही है, मुझे नहीं पता वो दो लोग कौन है, लेट से एक है एक्स एक है वाई। क्वेश्चन में तो खैर बताया है, बट मैं अपनी पर्पस के लिए एक को एक्स ले रही हूँ एक को वाई ले रही हूँ। इसके लिए अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लगाऊँ क्या होगा, डी एक्स इक्वल्स टू जेड एक्स, ठीक है। अच्छा, इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा मोलर मास ऑफ एक्स अपॉन में एन ए, वो तो खैर एक कॉन्स्टेंट है, इनटू में वॉल्यूम ऑफ एक्स। अगर इसके लिए डेंसिटी ऑफ वाई का फॉर्मूला लगाऊँ क्या हो जाएगा, जेड ऑफ वाई इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट वाई, नीचे में एन ए इंटू वॉल्यूम ऑफ वाई। फॉर्मूला दोनों के बीच में बोल रहा है, दोनों को उठाओ, दोनों को उठा के डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाई, एन ए कट जाएगा, जेड ऑफ एक्स अपॉन में जेड ऑफ वाई, है ना, एम ऑफ एक्स अपॉन में एम ऑफ वाई, और अगर वॉल्यूम के टर्म्स में बोलो तो क्योंकि वॉल्यूम इन्वर्सली है तो वी ऑफ वाई अपॉन वी ऑफ एक्स। ये मानते हो, यही वो फॉर्मूला आपसे डिराइव करने को कह रहा था, बट वो जो फॉर्मूला डिराइव करने को कह रहा है उसमें क्या क्या आना चाहिए वो पढ़ लो एक बार। उसमें आना चाहिए एटॉमिक रेडियस, खैर ले आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी एंड मास। चलो डेंसिटी और मास में तो मैम कोई दिक्कत नहीं है, बट एटॉमिक रेडियस नहीं आया अभी भी आपके फॉर्मूले में, निकाल लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो मैंने इन जनरल
ठीक है, ये तो मैंने इन जनरल बातचीत की कि अगर इन जनरल बोला जाए तो क्या। अभी क्वेश्चन में जो चीज़ें बोली जा रही हैं वो एक बार बोली जा रही है फॉर एर्गन, ठीक है, वो एर्गन के लिए बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है, जेनॉन के लिए, और बोल रहा है कि दोनों के दोनों ही सीसीपी स्ट्रक्चर शो करते हैं, दोनों के दोनों ही सीसीपी स्ट्रक्चर शो करते हैं। देखो अगर दोनों ही सीसीपी स्ट्रक्चर शो करते हैं तो दोनों का z तो सेम ही होगा, राइट। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि डेंसिटी ऑफ एर्गन अपॉन डेंसिटी ऑफ जेनॉन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एर्गन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ जेनॉन। इतना तो एग्री करते हो, है ना, इसमें तो कुछ है नहीं। खैर अब बात आती है सीसीपी म्हणजे काय, तो सीसीपी इज नथिंग बट बेसिकली एफसीसी, ठीक है। तो अब बात आती है कि फॉर्मूला जो डिड्यूस करना था उसमें एटॉमिक रेडियस चाहिए, बट मैडम वॉल्यूम में तो एटॉमिक रेडियस नहीं आता, वॉल्यूम में तो ए आता है। बट भगवान ने इतनी अक्ल तो दी है हमको कि हमको ये बताया है कि 4r इज इक्वल्स टू, आप लोगों का क्या हो जाता है बताओ, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए आज क्लास स्टार्ट होते बराबर मैंने बताया इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ए होता है। तो ए इज इक्वल्स टू, आपको नहीं लगता 4 √2r अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल्स टू मैं 2√2r लिख सकती हूँ। यानी कि अगर मुझसे पूछेगा a क्यूब क्या है तो मैं a क्यूब को क्या लिखूंगी, 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 16 √2r, है ना, इसको मैं 16 √2r लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ। तो यानी कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज नथिंग बट ay का क्यूब अपॉन में ax का क्यूब, है ना, यही है। अच्छा अब वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो वॉल्यूम की जगह जब वैल्यू पुट करोगे तो a क्यूब की जगह क्या लिखोगे, 16 √2 का r क्यूब, तो देखो 16 √2r क्यूब, r किसका, एर्गन का और उसका क्यूब, अपॉन में 16 √2 r का क्यूब अपॉन में ये जेनॉन। तो देखो ये क्वांटिटी कट गई। तो ये फॉर्मूला बेसिकली क्वेश्चन वाला हमसे डिराइव करने को कह रहा था, और हो सकता है इस तरीके का फॉर्मूला आपसे कल को एमसीक्यू में भी पूछ ले, है ना। अच्छा ये बीच में मल्टीप्लाई था, आई एम रियली सॉरी, तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ, ये एक बार लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ एर्गन अपॉन रेडियस ऑफ जेनॉन का ये होल क्यूब, इसको हटा दो, ठीक है। यही फॉर्मूला वो आपसे डिराइव करवा रहा था। अब वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया है पढ़ो। आपको डेंसिटी दी हुई है 1.4 ग्राम पर ml, 2.8 ग्राम पर ml, देखो कितनी प्यारी वैल्यू है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। क्वेश्चन पेपर में ऐसी ही वैल्यूज आएंगी, वो जो मैं स्टार्टिंग में ले रही थी ना इतनी गंदी गंदी डरावनी वैल्यूज, वैसी वैल्यूज नहीं आने वाली हैं, है ना। अच्छा अभी एर्गन की डेंसिटी कितनी दी है 1.4 और जेनॉन की डेंसिटी कितनी दी हुई है 2.8 इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मॉलिक्यूलर मास वो नहीं देगा, मैं बता दे रही हूँ, मॉलिक्यूलर किस्मत तुम्हारी बहुत ही अच्छी है तो तुमको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, नहीं तो तुम ये मान के ही चलो कि तुमको मॉलिक्यूलर मास नहीं मिलने वाला है ना। वो तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुमको एर्गन का और जेनॉन का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। अब खैर एर्गन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है, ठीक है 40, उसमें किसी को तकलीफ नहीं होती। अब जो जेनॉन है उसका नहीं पता होता। तो खैर आज ना जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनका एटॉमिक नंबर रट लेना, कॉन्फ़िगरेशन रट लेना और एटॉमिक मास रट लेना, और साथ ही साथ में जो पी ब्लॉक का चैप्टर है ना उस पी ब्लॉक के चैप्टर में एनसीईआरटी में अलग अलग नोबल गैसेस के यूजेस लिखे हुए हैं, उनको भी रट लेना। आई थिंक अभी इसी 2 साल पहले जो मेंस का पेपर हुआ उसमें सीधा नोबल गैस के यूज़ के ऊपर सवाल आया है, ठीक है। तो आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं, तो इसलिए डोंट टेक रिस्क। अपॉन में 131। अच्छा अब तुम्हें ना तो रेडियस जेनॉन का पता है ना तो तुम्हें रेडियस एर्गन का पता है, तो ब्रैकेट में रेडियस ऑफ एर्गन अपॉन में रेडियस ऑफ जेनॉन का होल क्यूब, ये वैसे का वैसे। खैर लेफ्ट हैंड साइड में तो बहुत ही प्यारी कैलकुलेशन बन रही है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, दैट विल बी 1/2। तो 132 131 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ 40 लिख लेते हैं, है ना। तो ओके यहाँ आ जाएगा रेडियस ऑफ एर्गन अपॉन रेडियस ऑफ जेनॉन का ये होल क्यूब। 131 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है 131 डिवाइडेड बाय 80 तो कितना हो जाएगा 131/80। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना हाथ पाँव से। 131 को डिवाइड कर लीजिए आप 80 से, कितना आता है
1.6375 आ रहा है। देखो अब बाजू में क्या है, क्यूब रूट, मतलब बाजू में क्या है, क्यूब। तो 1.6375 का जब मैं क्यूब रूट लूंगी, है ना, जब मैं क्यूब रूट लूंगी तो मुझे रेडियस ऑफ एर्गन अपॉन रेडियस ऑफ जेनॉन का रेशो पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे इसका क्या पता चल जाएगा, रेशो। अब इसके क्यूब रूट के लिए आपको जानकारी दी हुई रहेगी, आप उस जानकारी की मदद से इसका क्यूब रूट ले सकते हो। और अगर जानकारी लेट से नहीं दी है तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जो आप बचपने में सीखते हो अपने स्कूल टीचर से 6th 7th 8th में, उस लॉन्ग डिवीजन वाली तकनीक से वहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालना आप जो सीखते हो उसमें आप 2 की जोड़ी बनाते हो ना, यहाँ पे आप 3 की जोड़ी बनाना, तो आपको अपना क्यूब रूट मिल जाएगा। एटलीस्ट 1-2 डेसिमल तक तो मिल ही जाएगा, भले ही लंबा मिले ना मिले, 1-2 डेसिमल तक तो आ ही जाएगा। तो ऐसे में ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन शायद मैं तुम्हें होमवर्क में दूं। क्वेश्चन ये बोला है, एक मिनट, हाउ मैनी यूनिट सेल्स, देखो यूनिट सेल्स वाला क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनिट सेल्स, एक मिनट, हाँ, ऑफ KBr आर प्रेजेंट इन 1 mm क्यूब। अब बताओ, mm आ गया यहाँ पे, ठीक है, ग्रेन ऑफ KBr, मतलब अगर 1 mm क्यूब का KBr का कोई टुकड़ा है तो बताइए वहाँ पे क्या होगा, कितने यूनिट सेल्स होंगे। डेंसिटी आपको उस KBr की दी है 2.75 ग्राम पर ml। देखो सवाल को निकालना इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट काम। वाई? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अगर आपको कैलकुलेट करने को कहा है, यानी कि आपको नंबर ऑफ एटम्स पता होने चाहिए, डिवाइडेड बाय आपको z पता होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट z। आपको z के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, तो ऐसे में मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, KBr जो है वो NaCl के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। हम लोग अभी आगे की क्लासेस में NaCl वगैरह के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कितना कैटायन वर्सेस अनायन का रेशो होता है, रेडियस रेशो कितना आता है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आप ये याद रखिए कि KBr NaCl के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। और कई बार तो पेपर में लिख के भी आता है कि ये फलाना स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बच्चे हर किसी के स्ट्रक्चर को तो पढ़ नहीं सकते ना, वो कुछ स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, फ्लोराइड के, एंटी फ्लोराइड के, जिंक सल्फाइड के, कैल्शियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड के, ऐसे करके वो 6 या 7 स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। और सॉलिड्स तो कितने सारे हो सकते हैं, तो वो लोग इस तरीके का क्वेश्चन में लिख कर देते हैं कि ये फलाना सॉलिड इस सॉलिड के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है ना, KBr NaCl को रिजेंबल करता है। तो जिस लड़के या लड़की ने NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जो कि आप आगे पढ़ोगे, उसको ये पता होगा कि अच्छा NaCl मतलब FCC, और अगर NaCl मतलब FCC है मतलब Z बराबर 4, तो KBr का भी Z बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये उसको पता रहता है, ठीक है, ये उसको पता रहेगा। तो ऐसे में आप हजारों आयोनिक सॉलिड्स नहीं पढ़ सकते, आप कुछ पढ़ते हो और उनका क्या कहते हैं, उसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया जाता है उन लोगों के साथ जिनको आपने पढ़ा है। तो अभी अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो मेरे को अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए मुझे क्या लगता है, मोल्स। मोल्स के लिए क्या लगता है, मास। तो मास मुझे दिया हुआ है कितना, 1 mm क्यूब ऑफ ग्रेन, बट ये तो mm क्यूब है, और डेंसिटी तो ml में है, ml का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या मैं यहाँ से डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम के फॉर्मूले में डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करके मास ऑफ KBr निकाल लूँ? निकाल लो, लेकिन डेंसिटी में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और जो वॉल्यूम है वो mm क्यूब है। तो पहले वो जो mm क्यूब है ना, उस mm क्यूब को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, mm क्यूब को किस में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर क्यूब में। जब वो mm क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा तब बात करेंगे, ठीक है, तब देखेंगे क्या करने का है, ठीक है, कर लेते हैं। तो 1 mm बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁻⁻1।
यानी कि 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चीज़ कन्वर्ट हो गई, है ना, वो कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको मास ऑफ KBr पता चल गया, मैं K लिखना भूल गई हूँ, आ गया। अगर आपको मोल्स ऑफ KBr निकालना है तो मोल्स ऑफ KBr कितना आएगा, 2.75 10⁻³ डिवाइड बाय एटॉमिक मास। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, बट मुझको KBr का पता है 119। अदरवाइज पेपर में हो सकता है डेटा दिया रहे, अदरवाइज ब्रोमीन का एटॉमिक मास याद करना, मल्टीप्लाई बाय क्या होता है Na, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने ना, क्योंकि अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स के लिए नंबर ऑफ एटम्स पता होने चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो Na से, Na की वैल्यू डाल देना इनटू एटॉमिसिटी बराबर। अब यहाँ पे एटॉमिसिटी को गलती से भी 1 मत लिख देना, क्योंकि अभी तक हम लोग जो बातचीत करते आ रहे थे, हम लोगों की बातचीत कैसी चलती आ रही थी, बताइए हमारी बातचीत कैसी आ रही थी कि अच्छा हाँ करके कोई सॉलिड क्रिस्टलाइजेज होगा, बट यहाँ KBr है, यहाँ पे किसका पूछ रहा है, हाउ मैनी यूनिट सेल्स ऑफ KBr आर प्रेजेंट, मतलब उसने ये नहीं पूछा K के कितने यूनिट सेल्स होंगे, उसने ये पूछा कि पूरा का पूरा होल अगर आपके पास KBr ही है तो उस KBr के आपके पास कितने यूनिट सेल्स होंगे। ठीक है, खैर देखते हैं उसके बारे में भी। और डिवाइड बाय Z, तो यानी कि ये डिवाइड बाय आपका आ गया, बोलो कितना, 4। अब एटॉमिसिटी का क्या करना है, एटॉमिसिटी को किस तरीके से ठिकाने लगाने का सोचा है तुम लोगों ने, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब KBr की एटॉमिसिटी क्या ले वहाँ पर, मतलब नंबर ऑफ एटम्स, तो देखो उसने K के बारे में नहीं पूछा, उसने Br के बारे में नहीं पूछा, उसने एज अ होल KBr लिया, मतलब पूरी की पूरी एज अ KBr को वो एक यूनिट मान रहा है, तो उस फॉर्मूले में KBr की तो एक ही यूनिट है, तो इसलिए यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 2 मत कर देना। ठीक है, अच्छा बस खत्म। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स की कैलकुलेशन कर लो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको मार्क कर देना। और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या तुम्हें होमवर्क में दिया जा सकता है, जैसे कि क्वेश्चन एक और लिख लो। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, खैर ये तो मैंने पढ़ाते वक्त भी नोट्स में आपको बताई है, अगर उस वक्त के लिए याद नहीं है तो अभी इसको कृपया करके याद रखिए। जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 1A, वो BCC फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा बढ़िया है। इसमें अब आपको सुनिए करना क्या है, आपको रिलेटिव साइज, मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ सीशियम अपॉन रेडियस ऑफ लिथियम कितना होगा ये पता करना है, क्योंकि रिलेटिव साइज का मतलब तो यही होता है, अगर सीशियम इसकी डेंसिटी आपके पास 1.87 ग्राम पर ml है, और अगर इसकी डेंसिटी आपके पास 0.53 ग्राम पर ml है, तो ईजी है, हो जाएगा बहुत ही। आंसर मैं बता देती हूँ, रेडियस ऑफ सीशियम इक्वल टू 1.753 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ लिथियम आएगा इसका आंसर। ठीक है, कैलकुलेट करके तुम निकाल सकते हो। अच्छा ठीक है, और उसके बाद 2 मिनट, ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा नया है तुम लोगों के लिए। देखो जैसे मैंने क्या कहा, आप बहुत सारे लोगों के याद नहीं रख सकते स्ट्रक्चर्स के Z क्या हैं, तो हमेशा क्वेश्चन वाला कुछ ना कुछ डेटा दे देता है। जैसे यहाँ पे दे दिया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज़ दी NaCl स्ट्रक्चर, मतलब दुनिया जानती है कि NaCl के लिए Z बराबर 4 होता है, तो वो भी समझ जाएंगे कि MgO के लिए भी Z बराबर 4 ही होगा। अच्छा अब ये क्योंकि कोई एक मेटल के बारे में बात नहीं हो रही है, ये एक आयोनिक सॉलिड के बारे में बात हो रही है, जैसे KBr के बारे में हमने बात की थी वैसे ही। तो यहाँ पर आपको आयंस होंगे, ऑब्वियसली कैटायंस होंगे, अनायंस होंगे। अगर कैटायंस और अनायंस हैं तो ये तो ऑब्वियस से चीज़ है कि कैटायंस और अनायंस के, ठीक है, कैटायंस और अनायंस के क्या नहीं हो सकता, कैटायंस और अनायंस का रेडियस सेम नहीं हो सकता। अगर दोनों का रेडियस सेम नहीं हो सकता
तो ऐसे केस में दोनों का ए सेम नहीं हो सकता, दोनों के ए में डिफरेंस आएगा। तो ऐसे में अब अगर मुझे MgO के डेंसिटी के बारे में पूछा जाए तो मैं अब क्या करूँगी? तो देखो, जब भी बात होगी आयोनिक सॉलिड की, ठीक है, जब भी किसकी बात चलेगी दुनिया में, आयोनिक सॉलिड्स का जिक्र पड़ेगा, यानी कि हम बात करेंगे किसकी? कैटायन के बारे में और किसकी? अनायन के बारे में। तब ऐसे में हम लोगों को अपना छोटा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। तो जो छोटा सा दिमाग है, जब तुम आगे अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें खैर ये चीज़ सिखाई जाएगी, बट अभी इतना हमको पता है कि हम लोग MgO को पढ़ रहे हैं और MgO का क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रिसेंबल करता है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। और इस पर्टिकुलर सिस्टम में जब मैं NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुमको पढ़ा कर दूंगी तब हम इससे बातचीत करेंगे कि NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में A इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये होता है, कैसे होता है विल डिस्कस लेटर, ठीक है, विल डिस्कस लेटर, बट ये रिलेशनशिप वहाँ पे वैलिड होता है, ये रिलेशनशिप वहाँ पे वैलिड होता है। तो इसके हिसाब से मुझे कैटायन और अनायन दोनों के रेडियसेस पता है, दिए हैं क्वेश्चन में। कैटायन का कितना दिया है? 0.86 और अनायन का कितना दिया है? 1.24 और यहाँ पे ये ए। तो यहाँ से तुम्हारे पास ए की वैल्यू आ गई, दैट इज 4.2 एंगस्ट्रॉम। अब इस ए की वैल्यू को आप यूज करो डेंसिटी कैलकुलेट करने में। क्या होगा डेंसिटी? Z मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, खैर मॉलिक्यूलर मास आएगा यहाँ पे वर्ड। तो Z NaCl का Z 4 होता है, मॉलिक्यूलर मास MgO का 40 होगा, डिवाइडेड बाय Na तो आएगा ही आएगा। A की जगह 4.2 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, का क्यूब आएगा। तो यहाँ से आपके पास डेंसिटी आएगी। तो एक ही चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या? आयोनिक सॉलिड्स के केस में अगर आपको सिर्फ कैटायन का रेडियस पता है, अनायन का नहीं, तो सिर्फ उस कैटायन की मदद से आप वहाँ पे ए निकाल लोगे, ऐसा मत करना। अच्छा, एक और गलती, हम लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि NaCl FCC स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है, मतलब क्योंकि उसका Z FCC स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है, तो इसीलिए यहाँ पे 4R इज इक्वल्स टू √2a मैडम अपन लगा देते हैं। और कई बार रेडियस ऑफ कैटायन आपको दिया हुआ रहेगा, आप R वहाँ डाल दोगे, वहाँ से आप बोलोगे चलो A निकाल लो, ऐसा कुछ मत करना। यही रिलेशनशिप आपको यूज़ करना है। इवन इस छोटे से रिलेशनशिप के ऊपर तो भी लास्ट के 3 या 4 सालों में मेंस में इतनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। A देता है, रेडियस ऑफ कैटायन देता है, रेडियस ऑफ अनायन निकालो, कैटायन और अनायन दे देगा, A निकालो, इतना चुन्नू मुन्नू सा सवाल आता है। बट उसके लिए पता होना चाहिए कि आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl को रिजेंबल कर रहा है। अगर वो NaCl को रिजेंबल नहीं करेगा तो ये रिलेशनशिप ट्रू नहीं है, फिर ये रिलेशनशिप बदलेगा। तो हम लोग जब इस चैप्टर के एंडिंग में पढ़ेंगे ना, तब हम लोग सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, तब अपन उससे बातचीत करेंगे। अभी जितना जितना न्यूमेरिकल सॉल्विंग के साथ साथ पता चलता जा रहा है उसको अपने दिमाग में स्टोर करते चलो। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बताऊँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में करेक्शन करके बताती हूँ मैं, फिर तो मैडम यहाँ पे भी दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? खैर मास तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2.75 इंटू 10⁻³ आपने मास बता दिया, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे एटॉमिसिटी, इस एटॉमिसिटी को फिर हम क्या 1 ले लें? तो ऐसे में जब भी आयोनिक सॉलिड का क्वेश्चन आए, ठीक है, जब भी आपको आयोनिक सॉलिड का क्वेश्चन आए, आप वहाँ पे इस पर्टिकुलर टेक्निक को बिल्कुल यूज़ मत करिए। आप पहले तो क्या करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए किसकी वैल्यू। यहाँ पे आप A³ की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जो कि बहुत ही आसान है। डेंसिटी आपको पता है, Z पता है, मोलर मास पता है, Na पता है, A³ कैलकुलेट कर लो, है ना। आप A³ कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा चलो ठीक है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, अगर मैं उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करूँ तो ऊपर वाले क्वेश्चन में A³ की वैल्यू आती है 2.778 इंटू 10⁻⁻19। व्हाट 19 mm³। मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया, ये A³ की वैल्यू है, ठीक है, ये मेरे पास A³ की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 1 mm³। अगर आपके पास 1 mm³ का क्या होता,
KBr होता तो उसके पास कितने यूनिट सेल्स होते, वो ये पूछ रहा है। तो इतना ए क्यूब किसको रिजेंबल करता है, इतना ए क्यूब आपके बेसिकली एक यूनिट सेल को रिजेंबल करता है। इतनी तो अक्ल है ना हमें। ए क्यूब इज व्हाट, ए क्यूब इज अ वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो ए क्यूब की जो वैल्यू होती है, मतलब वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है, वो किसको रिजेंबल करती है, एक यूनिट सेल को रिजेंबल करती है। तो इस हिसाब से अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर तेरे पास 1 mm³ होता तो बता कितना यूनिट सेल होता, मतलब यूनिट सेल का कितना पार्ट आपके पास होता, कर लो। तो जब भी आपके पास कोई भी आयोनिक्स टाइप के सॉलिड का क्वेश्चन आए, इस तरीके से अप्रोच करना। बल्कि इस तरीके से तो तुम बाकी जगह भी अप्रोच कर सकते हो। इट इज़ अ यूनिवर्सल तरीका कि आप पहले ए क्यूब निकाल लो, फिर ए क्यूब मतलब एक यूनिट सेल, तो ये मतलब इतना यूनिट सेल, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल तरीका है। तो इस तरीके से डेंसिटी वाले टॉपिक पे हमने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की कल कॉपी चेकिंग तुमको करानी है, तो इस पर अपनी कमांड अच्छी रखना। आंसर्स तुम लोगों को होमवर्क करने के लिए जो दिए हैं, उनके आंसर्स एक बार टैली ज़रूर करना कि जो आप निकाल रहे हो, ठीक है, वो आपके मेरे दिए हुए आंसर्स के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बराबर, अगर मैच नहीं हो रहा है तो कहाँ एरर हुई है, कितनी एरर हुई है, उसको ढूंढना और आगे बढ़ना, ठीक है। अच्छा, और खैर और तो अभी तुम्हें कुछ नहीं देती हूँ, ठीक है। अभी कल हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे या कल हम लोग जो बातचीत करेंगे, वो बातचीत हम इसी टॉपिक पर करेंगे। क्या, ये जो मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, तो एक एक करके डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स को हम पढ़ेंगे कि NaCl का कैसा हिसाब किताब, CHCl का कैसा हिसाब किताब, ये सारी बातचीत, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ की क्लास ओवर करते हैं, लेकिन हाँ मैं बता दूँ पूरी बातचीत आगे की पढ़ने के लिए तुम्हारा वो जो सॉलिड स्टेट का बेसिक्स वाला काम था वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं वॉइड्स बोल रही हूँ तो मैं यही नहीं समझ में आ रहा है कि वॉइड्स का मीनिंग क्या है, तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो